आज के इस खास शो के मेहमान फिर एक बार जनता दल के सेक्रेटरी मुस्तकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी फ़िलहाल मैं उनके ग्लोस्टर गाड़ी में बैठा हूँ। काफ़ी चर्चा थी आपकी इस गाड़ी की भी शहर भर में। सबसे पहला मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि महागठबंधन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब उसके सदर है। बहुत से ऐसे मामलात आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें सुनाई दे रही है कि आप अपना अलग काम कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने पार्टी का काम कर रहे हैं, महागठबंधन का जिक्र नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में आप अलग होने की कोशिश भी कर सकते हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से। नहीं, ऐसा है कि मेरे कोई प्रोग्राम और किसी भी मामले में मैं महागठबंधन के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का जिक्र नहीं करता हूँ। ये बेबुनियाद बात है, ये तो ऑन द रिकॉर्ड कोई भी देख सकता है। रह गई बात पार्टी का कामकाज करना, तो किसी भी पार्टी को अपने नज़रियात, अपनी पॉलिसी रखने का पूरा अधिकार है और पार्टी का कामकाज। आज जनता दल जो है ये कोई आज की पार्टी नहीं है, मालेगांव में सबसे पुरानी पार्टी है और जो हमेशा अवामी मसाइल पे कामकाज करती रही। और जनता दल ही इस शहर में वाहिद ऐसी पार्टी है जो खिदमत करने के लिए उसके वर्कर और उसके जिम्मेदारान हर वक्त तैयार रहते हैं। जनता दल कोई कमर्शियल पार्टी नहीं है। मालेगांव में कुछ पार्टियां कमर्शियल है जो अपने आप लोग बदलते रहते हैं और अपना कामकाज करते रहते हैं। तो जनता दल अगर फल फूल रही है तो मुझे नहीं लगता इससे मुफ्ती साहब को तकलीफ होगी। कुछ लोग आसपास जो ऐसे हैं, और इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला कि महागठबंधन का एक हिस्सा है जनता दल। अगर जनता दल ताकतवर होती है, जनता दल का गांव में दबदबा बढ़ रहा है तो गठबंधन बढ़ रहा है। अगर गठबंधन मजबूत हो रहा है तो गठबंधन के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब है वो मजबूत हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को एतराज़ होना चाहिए। और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनको सियासी समझ नहीं है इस शहर में। आज जनता दल ही वाहिद पार्टी है जो कांग्रेस की बदउनवानी और कांग्रेस की फिरका परस्ती जो इस शहर में की जाती, उसकी शिद्दत से अगर कोई मुखालफत करता है तो वो जनता दल है। हम ही हैं जो महागठबंधन मालेगांव शहर में 2017 के इलेक्शन के बाद अपोजिशन में कौन रहा? महागठबंधन रही। हर पार्टी सियासी महागठबंधन के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं मालेगांव में, सब इस 5 साल में इक़्तिदार का मजा ली है और इक़्तिदार वालों के साथ रही है। सिर्फ हम अपोजिशन में रहे और मुफ्ती साहब के साथ पूरी ताकत से रहे हैं और असेंबली इलेक्शन भी मुफ्ती साहब का पूरी ताकत से लड़े। ये सारे इशूज़, सारे मामला जो असेंबली इलेक्शन में हुए वो सब जनता दल के बनाए हुए इशूज़ थे जो महागठबंधन के बैनर पे लड़ते थे। और आज भी हम महागठबंधन के साथ में हैं, मगर जनता दल के बढ़ने से किसके पेट में मरोड़ हो रहा है, ये अहम सवाल है। मुफ्ती साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, आज भी मेरी बातचीत होती। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम एक दूसरे से मशवरा भी करते हैं। हमारे में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। इख्तिलाफ़ कुछ लोग जानबूझ के पैदा करने जा रहे। और मैं इससे पहले भी बोला हूँ कि जैसे मैच फिक्सिंग होती है वैसे कुछ लोग मुफ्ती साहब के साथ इलेक्शनी फिक्सिंग करने के चक्कर में है जो ये शहर के साथ नुकसानदेह होगा। लेकिन इन्हें कैसा रोका जाए, किस तरह से रोकने की कोशिश कर सकते हैं कि जो पार्टी के बीच में दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं, महागठबंधन के बीच में दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे ढूंढ सकते हैं? कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो सब देखो, हर फील्ड में मैं ऐसा मानता हूँ कि हर फील्ड में बातें छुपाई जा सकती। सियासत वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई बात कभी छुपती ही नहीं और वक्त के साथ वो सब सामने आ जाएगा। और जो लोग गठबंधन को तोड़ना चाहते वो इस शहर के दुश्मन है, वो इस शहर की तरक्की के दुश्मन है। आज अगर मैं ये बोलूँ कि 20 साल पहले जनता दल 99 में अगर निहाल साहब इलेक्शन हारे, उस वक्त लोग ये बोलते थे कि मालेगांव का मुकाबला नासिक शहर से है, मालेगांव का मुकाबला औरंगाबाद शहर से है। यानी तरक्की का जो देखने का अंदाज लोगों का था वो औरंगाबाद, नासिक और दूसरे शहरों का था। आज मालेगांव 20 साल में जो तरक्की का नारा लगाए, जिन्होंने झूठा ढिंढोरा पीटा तरक्की का, आज वो सारी आवाम ये बात देखने लगी कि यार ये जो नारा लगाया गया ये एकदम बकवास नारा था। आज हमारा मुकाबला किससे हो रहा है? मालेगांव आउटर से।
20 साल पहले हमारा मुकाबला नासिक औरंगाबाद से था कि हम उनसे पीछे है क्या उनके बराबर में है। आज हम मालेगांव आउटर के पीछे है, मालेगांव आउटर के बराबर है। तरक्की का मेयार क्या हुआ? और जनता दल जो है, आज जनता दल पुरानी सोच और उसके साथ जो नई सोच, ये एक नया कॉकटेल इस शहर में बन रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को तकलीफ है। मालेगांव शहर का एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का माजी विधायक शेख आसिफ साहब का कांग्रेस पार्टी छोड़ना, तो आपकी इस पर क्या राय है? ये क्या साबित हो सकता है आने वाले 2022 के चुनाव की वजह से, या फिर आपके गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए, और या फिर एक बार मालेगांव महानगर पालिका पर एक ताकत हासिल करने के लिए ये सब किया गया हो? एक जुमले में मैं बोलूँ तो मालेगांव शहर को बेवकूफ़ समझा जा रहा है, या एक लाइन, एक पॉलिसी उस खानदान की रही है। वो बदउनवानी, करप्शन, दूसरे सब मामला जुड़े। अगर कोई प्लेटफॉर्म बदलते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस शहर में फिरका परस्ती और बदउनवानी को बढ़ावा दिए। अगर वो कोई और प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये शहर में उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। और मालेगांव की सियासत हमेशा किसी पार्टी के बैनर से कभी नहीं चलती। मालेगांव की सियासत पर्सनली ताकत पे चलती। वो निहाल साहब से लेकर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब तक देख लो, शेख रशीद साहब को देख लो। आज हमारी पार्टी जनता दल, आज वो कर्नाटक की पार्टी, आज महाराष्ट्र में। मगर हम आज एक बात दावे से बोलते कि आसिफ भाई के कांग्रेस छोड़ देने के बाद मालेगांव में निहाल साहब का वाहिद घराना है जो सियासत में नज़रियात और पॉलिसी लेके चलता, उसमें कोई तब्दीली नहीं किया। और ये जो इन्होंने पार्टी छोड़ी है, ये कोई शहर के मुफाद में नहीं है, ये निजी मुफाद में छोड़े हैं। इसलिए इस पर कोई तबसरा करना और कोई सियासी फ़ायदा नफ़ा नुकसान, मैंने हर तरीके से समझा, सोचा, लोगों से मशवरा किया, मगर इससे कोई सियासी नफ़ा नुकसान मुझे उनका नहीं नज़र आता। क्योंकि कोई पार्टी की वोट बैंक मालेगांव में नहीं है, वो किसी भी पार्टी की नहीं है। मुफ्ती साहब राष्ट्रवादी में थे तो राष्ट्रवादी थी, आज राष्ट्रवादी का कोई वो नहीं है। दूसरा आदमी जाएगा वो उसकी ताकत लेके जाएगा। हर पार्टी की यहाँ की लीडरशिप जो है लोकल, वो लीडरशिप को ही मालेगांव की आवाम मानती है। दूसरी बाहर की लीडरशिप को मालेगांव की आवाम कभी नहीं मानी। जिमनी चुनाव था, काफ़ी कम वक्त बचा है आपको, चुनाव जीता आपने, काफ़ी कम, मतलब 2 साल काम करने का मौका शायद आपको मिला होगा। तो इस 2 साल के अंदर ये चंद महीनों में किस तरह से आपने कामकाज किए और कौन से ऐसे बड़े काम थे जो शहर के हित के लिए आपने दिए, और आगे क्या करने का इरादा है और इससे बेहतर? देखो, मेरे वार्ड में कोई बहुत काम काज का मामला नहीं रहा, और इस्लामपुरे की आवाम मालेगांव में सबसे समझदार आवाम है। जो साफ़ सफाई, लाइट बंद चालू, इतनी ही उनकी ख्वाहिश है, और उतना काम मैं बराबर करता हूँ। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं 10 जनवरी को चुन के आया, उसके बाद मुझे बजट मिला। आज उसके लॉकडाउन के बाद जो बजट मिला वो अभी तक काम काज शुरू नहीं हो सका। मैंने एक अशोक स्तंभ बनाया जो मालेगांव शहर का बहुत बड़ा जो मामला था, जो शहीदों की यादगार से जुड़ा हुआ था। आज हमने उस पर उनको शहीदों से समर्पित कर दिया। यादगार जंग आज़ादी हिंदुस्तान, ये लिखकर हमने वहाँ बोर्ड लगा दिया 1922-23। ये मालेगांव शहर की वो वार्ड में मैं बनाया, मगर उससे पूरा शहर में उसके असर पड़ा और शहर के लोग उससे खुश हुए। दूसरी बात कि वो संविधान को लिखने का जो आज मुल्क के जो हालात हैं फिरका परस्ती के, वो कोई एक इमारत मालेगांव शहर को समझ के नहीं बनाया, मैं मुल्की हालात देख के बनाया कि जो आज मुल्की हालात हैं फिरका परस्ती के, और जो ब्राह्मण और आरएसएस का जो एक तबका है जो इस शहर में और पूरे मुल्क में एक अजीब व गरीब माहौल बना रहा है, वो मीडिया से लेकर दूसरे सारे मामलात को लेके कि कम्युनिटी को बांटा जा रहा है। इस मुल्क में कभी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को बांट कर ये मुल्क न तरक्की कर सकता है न कुछ। इस मुल्क का सब कुछ संविधान पर है, और वही बताना मकसद था। और दूसरा मकसद था कि जो शहीद हुए हैं वो 2022 में उनको 100 साल हो जाएंगे। आज वो संविधान बनने के बाद कई दलित जो हैं हमारे दूसरे दलित भाई, वो मुसलसल वहाँ पर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मुझसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ तक कि ओले से भी लोग वो इमारत देखने आए, और दूसरे शहरों में भी उसको बनाने की बात चली। यहाँ तक कि सुप्रिया सुले ने सीएम को लेटर लिखा कि हर ताल्लुका, हर शहर में संविधान
और उस पर राजमुद्रा बनाया जाए। ये इमारत के 24 तारीख को उद्घाटन हुआ, 25 तारीख को उन्होंने 25 जनवरी को लेटर लिया। ये मालेगांव शहर के लिए एक फ़ख्र की बात थी। और मैं जो दलित भाई लोग मुझे मिले, मैं उनको बोला कि यार यहाँ पे शहीदों की यादगार में कोई फिरका परस्ती नहीं है, वो 7 लोगों का नाम लिखना चाहिए और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और आज उस संविधान की इमारत बनने की वजह से वो दलित भाई भी आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं शहीदों की यादगार पे नाम लिखाने के लिए। वक्त आएगा तो हम वो सब लोगों को साथ में लेके एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। अभी कानूनी लाइन पे जो पत्र व्यवहार है उस पर हम कामकाज कर रहे हैं। दूसरा काम देखो, अगर मालेगांव शहर में मैं एक बात बोल दूं कि काम किसको बोलते, अगर मीडिया वाला कोई आप हो या दूसरा कोई, 2017 से अभी तक किसके वार्ड में कितना बजट गया इसकी डिटेल ले ले और उसके बाद उस वार्ड में जाकर देखे तरक्की का क्या इंतज़ाम है या उन्होंने क्या काम किया है। जो बड़े बड़े दावे करते, जिन्होंने 2-2, 3-3 करोड़ साल का बजट अपने अपने वार्डों में लगा दिया, उनके वार्ड में कामकाज उस बजट के मुनासबत से हुआ ही नहीं है। मेरे वार्ड में अगर आप देखेंगे बुलंद भाई से लेके अभी तक तो मुश्किल से 60 से 70 लाख रुपए का बजट हमको मिला है, उस पर हम कामकाज किए। दूसरे वार्ड में 4 साल में असेंबली के जैसा बजट उनके सिंगल वार्डों में लगा है। मेयर हो या दूसरे बड़े बड़े जो सत्ता में जो लोग थे, उनके वार्ड में इतना ज़्यादा बजट लग जाने के बाद उनके वार्ड में तरक्की क्या हुई। मैं मानता हूँ तरक्की का सोचने का अंदाज तुम इससे नहीं लगा सकते कि उन्होंने 10 रोड बनाई और दूसरे वार्ड वाले ने 2 रोड बनाई। उसने 2 रोड कैसी बनाई और इसने 10 रोड कैसी बनाई, ये देखने का सवाल है। मैं बुनियादी काम कर रहा हूँ। अभी जो है इस्लामपुरा और आगरा रोड का शुमाली हिस्सा, ये कनेक्टेड आबादी है, उसी से नया इस्लामपुरा बसा है। 14 नंबर के बाजू में शॉपिंग तोड़कर मैं एक बड़ी रोड निकालने की कोशिश में हूँ। लगभग वो काम मंजूर है। उसकी वजह से होगा ये कि जो बस स्टैंड के पास की ट्रैफिक है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएंगी और जो स्कूल के बच्चे शुमाली हिस्से के हैं आगरा रोड के, तुम्हारा नया इस्लामपुरा, मर्चेंट नगर, लाला नगर, इस हिस्से के बच्चों को लिए जाने का एक रास्ता, पैरेलल रास्ता मिल जाएगा। ऐसा काम मेरी कोशिश है। और वो रोड भी मालेगांव में जैसे अशोक स्तंभ लोग देखने आए, इंशाअल्लाह वो रोड भी उसी तरह मालेगांव शहर देखेंगे। इतनी खूबसूरत रोड बनाने की हमारी तैयारी है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।